हाँ जी, सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन। अब ये देखें आपके मैंने आप लोगों को बता रही थी कि हाँ जी, हमारा बॉडी का मैकेनिज्म इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि वो उसके हिसाब से एंजाइम्स की प्रोडक्शन होती है अपने स्पेसिफिक लेवल पे। एंजाइम्स को बेसिकली 6 ग्रुप में किया जाता है डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन से कैटेलाइज। ठीक है, अब कौन कौन से रिएक्शन से कैटेलाइज करते हैं उसके हिसाब से एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्टर्स को कैटेलाइज करते हैं, जिनमें मोस्टली डिहाइड्रोजनेजेस और ऑक्सीडेजेस आते हैं। आपको ये मेजर 6 क्लासेस का पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मोलेकुलर बायोलॉजी IUBMB, इन्होंने एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है और थ्रू आउट द वर्ल्ड यही क्लासिफिकेशन फॉलो की जा रही है। तो ये आपको अपने बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज के लिए बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और आप लोगों को जस्ट इनके एग्जांपल्स का पता होना चाहिए, इससे एक दफ़ा आप गो थ्रू हो जाएं। अब एंजाइम का जो मेजर पार्ट है, पोर्शन है, आपने एक टर्म दो यूज सुनी होगी, हॉलो एंजाइम की, दूसरी एपो एंजाइम की। बेसिकली एपो एंजाइम क्या है? वो अगर हम एक ट्रू एंजाइम की बात करें, वो एंजाइम का मेन स्ट्रक्चर है जिसमें ना एक्टिव साइट है, ना को एंजाइम है, ना कोफैक्टर है। लेकिन एंजाइम अकेला कोई काम कुछ नहीं करता। एंजाइम बेसिकली ये तो आपको पता है कि प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन का बना हुआ है, जो चीज़ प्रोटीन की बनी है इट मीन्स कि उसकी कंपोजिशन में अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स का सिर्फ बना हुआ है, इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट कोई नहीं है जिसका एंजाइम से कोई ताल्लुक हो। अब एंजाइम्स का नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोएंजाइम बोलते हैं, जो कि इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए इसके साथ फंक्शन करता है। एपो एंजाइम अपने कोफैक्टर या कोएंजाइम के साथ मिल के और अपनी एक्टिव साइट या कैटालिटिक साइट जो उसकी कन्फर्मेशन बनती है उसके साथ मिल के जो स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज हॉलो एंजाइम। सबस्ट्रेट क्या है? सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट की कन्फर्मेशन सबस्ट्रेट से मैच होगी तो ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये उसी चीज़ का आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके बाइंड करता है। एक्टिव साइट को ही हम कैटालिटिक साइट भी बोलते हैं। दो तरह के मैकेनिज्म हैं जो कि एंजाइम के एक्शन को गवर्न करते हैं, जो कि हमें बताया गया है कि इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए एंजाइम्स फंक्शन करते हैं। एक लॉक एंड की हाइपोथेसिस है और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब लॉक एंड की हाइपोथेसिस में क्या है, आप लोगों को उसके नाम से पता चल जाना चाहिए कि एक ताले को खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत है। ताला हमेशा उसी चाबी से खुलेगा जिसके साथ उसकी कन्फर्मेशन मैच कर रही होगी। अगर ये आप समझ लें चाबी है और ये समझ लें आप लॉक है आपका, तो ये कन्फर्मेशन और ये कन्फर्मेशन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगी तो फिर ही आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, जस्ट एज कॉम्प्लीमेंट्री लॉक और की में होता है, तभी आपका लॉक ओपन करता है। ठीक है, ये सबसे पहले आर्हीने साइंटिस्ट है, इसने ये मैकेनिज्म एक्शन का मॉडल प्रपोज किया था। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल को डैनियल कॉशनर ने प्रपोज किया था और इसमें थोड़ा सा नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, थोड़ी सी वेरिएशन है कि इंड्यूस्ड फिट, इंड्यूस करना और फिर फिट करना, कि एंजाइम की कोई भी कॉन्फर्मेशन एक ऐसी होती है कि जब वो अपने सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करता है तो वो उस सबस्ट्रेट को देखते हुए अपनी इस कॉन्फर्मेशन को उसके अकॉर्डिंगली पहले चेंज करता है और फिर बाइंड करता है। इससे हमें ये पता चला कि दो बातें, इस चीज़ का ये मतलब ये नहीं है कि अब एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट आ जाएगा तो अपनी कॉन्फर्मेशन चेंज कर देगा। एंजाइम अपनी ये वाली कन्फर्मेशन सिर्फ उन सबस्ट्रेट्स के लिए चेंज करेगा जिनके साथ इनकी स्लाइटली कन्फर्मेशन ऑलरेडी मैच कर रही। एक ये बात पता चल गई। दूसरी हमें ये बात पता चली, हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स ऑल्दो दे आर हाईली स्पेसिफिक, लेकिन वो अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सबस्ट्रेट्स के साथ
बाइंड कर सकता है और कॉम्प्लेक्स बना सकता है अपनी कन्फर्मेशन चेंज करके। रिलेटेड सबस्ट्रेट में क्या होगा, अगर ये एक सबस्ट्रेट है, इससे रिलेटेड एक सबस्ट्रेट और है, तो उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। अगर इसकी जगह वो सबस्ट्रेट आ जाता है, रिएक्शन सेम ही कैटलाइज हो रहे हैं या वो सेम पाथवे से रिलेटेड हैं, लेकिन क्या होगा, उसके लिए कन्फर्मेशन इसकी एक्टिव साइट की डिफरेंट होगी, इसके लिए एक्टिव साइट की कन्फर्मेशन डिफरेंट होगी। इट स्टेट्स दैट द शेप ऑफ एक्टिव साइट्स आर नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री बट आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। ओके, आई गेस आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मेजर 4 फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ द एंजाइम को। टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे जैसे आप रिएक्शन का इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट एक खास लेवल तक। आपने हमेशा एक टर्म यूज सुनी है, ऑप्टिमम। हर एंजाइम को फंक्शन करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम पीएच की ज़रूरत होती है, जहाँ तक उसका रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। जब ऑप्टिमम रेंज गुजर जाती है, उसके बाद वो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करना शुरू कर देता है। इसलिए हमें ऑप्टिमम टेम्परेचर पता होगा तो हम उतना ही टेम्परेचर देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे उस रिएक्शन को, या पीएच के केस में हम उससे ज़्यादा नहीं देंगे उसको पीएच। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि मोस्टली एंजाइम्स जो हैं, एक मुझे ये समझ नहीं लगती कि ये बार बार क्यों इस तरह स्लाइड्स आ जाती हैं। मोस्टली एंजाइम्स की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 7 to 8 है। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे एंजाइम्स हैं लाइक प्रोटीएजेस हैं जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल पीएच 1 में भी काम करते हैं। इट मीन्स उनकी पीएच जो है ऑप्टिमम वो 1 है। अब ऑप्टिमम पीएच 1 एक्सट्रीम कैसे, आपको पता है 7 to 8 पीएच मीन्स 7 इज न्यूट्रल, 7 से 8 भी न्यूट्रल से बेसिक की तरफ, लेकिन वेरी लाइटली बेसिक। लेकिन जब 7 से हम नीचे को जाते हैं 6, 5, 4, 3, 1, तो वो एसिडिक होता है और pH 1 इज हाईली एसिडिक। ठीक है, इट मीन्स के डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट ऑप्टिमम pH पे अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं। ओके, एंजाइम की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करते जाएंगे, रिएक्शन रेट इंक्रीज होगा, और बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन पे क्या होगा कि वो एक हमें लीनियर ग्राफ दे देगा, मज़ीद आपका रिएक्शन रेट इंक्रीज नहीं हो रहा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में भी यही होगा, लेकिन हमें लीनियर ग्राफ नहीं मिलेगा, बट आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। सबस्ट्रेट एक लेवल तक हम दें तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ओके, अब आप लोगों को मेजर पता चल गया कि व्हाट आर द बेसिकली फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व दैट इफेक्ट। अब हमें पता चल गया कि एंजाइम्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे मेटाबॉलिज्म में क्या इंपॉर्टेंस है, और हम इन शॉर्ट टर्म्स कह सकते हैं इनके बगैर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मैंने अब जो आप लोगों को पेपर दिया था बेसिकली दैट वाज एंजाइम्स, देयर इंडस्ट्रियल एंड एनालिटिकल एप्लीकेशंस, इफ यू ऑल रिमेंबर। ठीक है, आई गेस आप लोग उससे गो थ्रू भी हुए होंगे। अगर आप लोग उससे गो थ्रू हुए हैं तो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि उसमें शुरू में यही बात बताई गई है थ्रू आउट, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी, जो हमने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में डिस्कस की है। ठीक है, उसके बाद उसमें जो आपको इंट्रोडक्शन की हेडिंग में सिर्फ यही सब कुछ बताया गया, फिर आपको ये मॉडल्स के बारे में बताया। जैसे ही आप मूव करेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम्स की तरफ, तो आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे एंजाइम्स की ये एबिलिटी को देखते हुए इंडस्ट्रियल्स ने क्या किया कि ऐसे एंजाइम्स जो हैं बनाना शुरू किए। ग्लोबल मार्केट ऑफ एंजाइम्स जो है वो इंक्रीज हुई रैपिडली, and it is currently worth more than 2 billion per annum। और बेसिकली इनका मेजर रोल है डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, स्टार्च प्रोसेसिंग, एनिमल फीड इंडस्ट्रीज। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स what are the major